हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत की खोज का पाठ 2 तलाश के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में के माध्यम से नेहरू जी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत के अतीत में ऐसी दृढ़ शक्ति रही है जो कि उसे कोई डिगा नहीं पाया। उसको कोई अपने स्थान मतलब अपना उसकी जो पहचान है उससे कोई उसे डिगा नहीं पाया। यदि हम 5000 साल पीछे मुड़कर देखें तो पाते हैं भारत का मुकाबला पूरा संसार नहीं कर सकता। जनसंख्या का विशाल समूह होने के बावजूद भारत में मजबूती के साथ एकजुटता दिखाई देती है। नेहरू जी ने इस पाठ के माध्यम से ये बताया है कि बीते सालों में उनका यह प्रयास रहा है कि वे भारत को समझें और उसके प्रति जो उन प्रतिक्रियाएं या उसका विश्लेषण है उसको वे करें, प्रतिक्रियाएं दें। कभी कभी उनके मन में यह भी विचार आता है कि आखिर ये भारत है क्या, यह भूतकाल की किन विशेषताओं पर प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें उन्होंने भारत के जो का इतिहास है उनको देखा और जो पुरानी जो संस्कृतियां हैं उनको जानने की चेष्टा की। उसके बाद भारत की शक्ति और सीमा के बारे में जाना कि भारत की जो शक्ति है और सीमा है उसकी खोज उन्होंने करते समय देखा कि नई वैज्ञानिक तकनीकों से पश्चिमी देशों को सैन्य शक्ति के विस्तार का मौका मिला। इन शक्तियों का प्रयोग कर इन देशों ने पूरब के देशों पर अधिकार कर लिया। प्राचीन काल में भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, लेकिन बाद में इसमें काफ़ी गिरावट आई। उसके बाद भारत की तलाश माने भारत है क्या। नेहरू जी सदैव यह सोच उनकी थी कि भारत का अतीत जानने के लिए पुस्तकों का अध्ययन जो उन्होंने किया उससे उन्होंने लोगों का मिलान करना शुरू किया कि यहाँ के वे गांव में गए, वहाँ पे घूमे कि वास्तव में भारत कहाँ बसता है और भारत किस तरह से लोगों के मन में दिलो दिमाग में बसा हुआ है। लोगों ने अपने आप को मतलब लोगों ने भारत को आत्मसात किया है। नेहरू जी इस पाठ में से भी परिचित न थे, इस बात से भी नहीं परिचित नहीं थे कि भारत की तस्वीर कुछ कुछ बदल रही है, क्योंकि हमारा देश 200 वर्षों से अंग्रेज़ों के अत्याचार झेल रहा था। काफ़ी कुछ तो उसी कारण समाप्त हो गया, लेकिन जो मूल्य या धरोहर बच गई थी वह सार्थक है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो निरर्थक और अनिष्टकारी है। भारत माता। नेहरू जी सभी भारतीय किसानों को संदेश देना चाहते थे कि भारत महान है, हमें इसकी महत्ता को समझना चाहिए। वे जब भी किसी की भी सभा में जाते तो लोगों को अवगत कराते कि इस विशाल भारत की आज़ादी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। उसके पश्चात भारत की विविधता और एकता। भारत जो है विविधताओं का देश है। यहाँ यह 100% सत्य है कि यहाँ पे भारत में विविधता होते हुए भी एकता है। पूरे भारत देश में लोगों के खान पान, रहन सहन, पहनावे, भाषा, शारीरिक व मानसिक रूप से विविधता ही झलकती है। पर विविधता होते हुए भी यहाँ की आत्मा एक है और हम सब एक हैं। इसमें चेहरे मोहरे, खान पान, पहनावे और भाषा आदि में बहुत अंतर है। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य, रूसी कोज़क नृत्य शैली में मिलते हैं और इस तरह से अनेक विविधताएं हैं, परंतु कुल मिलाकर के यहाँ का जो मानस है वह एक ही तरह सोचता है और एक ही मानसिक रूप से सभी एक हैं। अन्य देशों में जो
हिंदुस्तानी बसते हैं वे भी, उन्होंने भी इस बात को माना है। भारत की तलाश में जन संस्कृति के बारे में अब उन्होंने बताया कि भारत की तलाश के क्रम में नेहरू जी जब भारतीय जनता के जीवन की गतिशीलता को देखने गए तो उन्होंने इस संबंध में इसका संबंध उन्होंने अतीत से जोड़ने की चेष्टा की, जबकि इन लोगों की नज़रें भविष्य पर टिकी थी। लेखक को हर जगह एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोग प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक, पुराकथाओं का सम्मेलन था। ये कथाएं आपस में इस प्रकार से मिली हुई थी कि इसे एक दूसरे से अलग कर पाना असंभव था। भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत जनता के बीच प्रसिद्ध थे और वे ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिसमें कोई शैक्षिक उपदेश, नैतिक उपदेश निकलता हो, जिसमें से कोई नैतिक शिक्षा मिलती थी, ऐसी कहानियों का वे उल्लेख करते थे। लेखक के मन में लिखित इतिहास और तथ्यों का एक भंडार था, क्योंकि इतना उन्होंने अध्ययन किया था, भ्रमण किया था। और गांव के रास्ते से जब वो गुजरते हुए लेखक की नज़र मनोहर पुरुष और सुंदर स्त्री पर पड़ती थी, जिसे देखकर वे आश्चर्यचकित हो जाते थे। चारों ओर अनगिनत विपत्तियां फैली हुई थी, फिर भी भारत में ऐसी सुंदरता कहाँ से आई, इस बात पर उनके मन में हैरानी थी। लेखक को इस बात की हैरानी होती थी कि तमाम भयानक कष्टों के बावजूद आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना है। भारत में स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी। भारत में नम्रता, यह सब कुछ होने के बाद भी स्थिति को स्वीकारने की प्रबल प्रवृत्ति थी, जो हजारों सालों की सांस्कृतिक विरासत की देन थी और इसे दुर्भाग्य भी न मिटा पाया था। यानी भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये था पाठ का सारांश। अब हम लोग प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता कितने वर्ष पुरानी थी। मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो है वो कितने वर्ष पुरानी थी, ये प्रश्न है। इसमें इसका उत्तर है 5000 वर्ष पुरानी थी। दूसरा प्रश्न है कि सिंधु नदी का दूसरा नाम क्या है। सिंधु नदी का दूसरा नाम है इंडस। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस है। एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे आया। एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे आया। इस प्रश्न का उत्तर है यूरोप। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है यूरोप। भारत का कौन सा वर्ग इस समय बदलाव की कामना करता था। भारत का कौन सा वर्ग इस समय बदलाव की कामना करता था, तो इसका उत्तर होगा मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न है कि भारत कितने वर्षों से अंग्रेजों के अत्याचार झेल रहा था। भारत कितने वर्षों से अंग्रेजों के अत्याचार झेल रहा था। इसका उत्तर है 100 वर्षों से। 100 वर्षों से भारत अंग्रेजों के अत्याचार झेल रहा था। भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा। ये प्रश्न है कि भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा। इस प्रश्न का उत्तर है कि भारत का नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा। भारत का नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा। अगला प्रश्न है तक्षशिला के अवशेष कितने प्राचीन थे। तक्षशिला के अवशेष कितने प्राचीन थे। इस प्रश्न का उत्तर है 2000 वर्ष पूर्व। 2000 वर्ष पुराने थे। अगला प्रश्न है कि भारतीयों की जीवन शैली कैसी थी।
भारतीयों की जीवन शैली कैसी थी? इस प्रश्न का उत्तर है अभावों व असुरक्षा से ग्रस्त थी। अभावों व असुरक्षा से ग्रस्त थी। अब इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, कुछ पाठ पर आधारित, उन पर चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, नेहरू जी ने भारत को किस नज़रिए से देखना शुरू किया और क्यों? नेहरू जी ने भारत को किस नज़रिए से देखना शुरू किया और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर अब हम लोग करेंगे। प्रश्न एक, नेहरू जी ने भारत को किस नज़रिए से नेहरू जी ने भारत को किस नज़रिए से देखना शुरू किया, किस नज़रिए से देखना शुरू किया और क्यों? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है कि नेहरू जी ने भारत को एक आलोचक की दृष्टि से देखना शुरू किया। ये एक ऐसे आलोचक थे जो वर्तमान को देखते थे पर अतीत के बहुत से अवशेषों को नापसंद करते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे जिससे वे अतीत के पसंद और नापसंद दोनों पात्रों का अवलोकन करना चाहते थे। नेहरू जी ने भारत को एक आलोचक की दृष्टि से देखना शुरू किया। वे एक ऐसे आलोचक थे जो वर्तमान को देखते थे, पर अतीत के बहुत से अवशेषों को नापसंद करते थे। अतीत के बहुत से अवशेषों को नापसंद करते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे जिससे वे
जिससे वे अतीत के पसंद एवं नापसंद अतीत के पसंद एवं नापसंद अतीत के पसंद एवं नापसंद दोनों पात्रों का अवलोकन दोनों पात्रों का अवलोकन करना चाहते थे ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, लेखक ने विदेशियों द्वारा लिखे गए भारतीय साहित्य का अध्ययन क्यों करना चाहा। इस प्रश्न का उत्तर है कि लेखक नेहरू जी ने विदेशियों द्वारा लिखे हुए भारतीय साहित्य का अध्ययन इसलिए करना चाहा ताकि भारत की विशेषताओं को बारीकी से जान सके, उसका बारीकी से अध्ययन कर सके। अब अगला प्रश्न है कि लेखक कहाँ के टीले पर खड़ा था। इस प्रश्न का उत्तर है कि लेखक उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। लेखक उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो के टीले पर खड़ा था। इस प्रश्न को करते हैं। अब प्रश्न 2, लेखक कहाँ टीले पर लेखक कहाँ के टीले पर खड़ा था। उत्तर है इसका लेखक उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। इसमें अब उसके बाद प्रश्न 3 करते हैं। प्रश्न 3 में है कि ये पूछा गया है कि हिमालय पर्वत से कौन कौन सी मुख्य नदियाँ निकलती हैं। नेहरू जी के पूर्वज कश्मीर में रहने वाले थे। बचपन से उनकी काफ़ी समय कश्मीर की ज़मीन में ही बीती थी और इसलिए जो है मतलब कि यहाँ से नदियों के नाम में गंगा, यमुना, ये सब नदियाँ हैं। उनको मिलता क्योंकि पहाड़ी मतलब हिमालय के क्षेत्र में ही रहने वाले थे। तो अगला प्रश्न इसके बाद है कि हमारे देश का नाम भारत किस आधार पर पड़ा। भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान जो है, यह नदी ये जो है मतलब
हमारे जो राजा भरत हुए हैं उन्हीं के नाम पर भारत का नाम पड़ा। भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं? भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि प्राचीन व नए में सामंजस्य स्थापित कर पुराने को बनाए रखने के नए विचारों को आत्मसात करने का इसके अंदर सामर्थ्य है। एक प्रश्न करते हैं कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं? भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि प्राचीन व नई में सामंजस्य यहाँ प्राचीन और नए में सामंजस्य स्थापित करने तथा पुराने को बनाए रखने एवं नए विचारों को आत्मसात करने का सामर्थ्य है। आत्मसात करने का सामर्थ्य है। मतलब भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि यहाँ प्राचीन और नए में सामंजस्य स्थापित करने तथा पुराने को बनाए रखने एवं नए विचारों को आत्मसात करने का सामर्थ्य है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति नष्ट नहीं हुई और पुरानी संस्कृति का जो समृद्ध रूप है आज भी वर्तमान है। अगला प्रश्न है कि शक्ति पाकर यूरोप ने क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर है कि शक्ति पाकर यूरोप ने पूर्व के देशों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। शक्ति पाकर उन्होंने पूर्व के देशों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। एशिया की शक्ति कम होने का कौन सा द्वीप आगे निकला और क्यों? एशिया की शक्ति कम होने पर यूरोप ने प्रगति की क्योंकि उनके जो कदम थे वे तकनीकी विकास की ओर आगे बढ़ गए थे। वे तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ गए थे, इसीलिए भारत के बाद यूरोप ने बहुत विकास किया। अगला प्रश्न है कि नेहरू जी का भारत के इतिहास और विशाल प्राचीन साहित्य की किन बातों ने प्रभाव डाला? नेहरू जी पर भारत के इतिहास और विशाल प्राचीन साहित्य की किन बातों ने प्रभाव डाला?
नेहरू जी के विचारों को तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता, सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, तो अभी जो है इसके आगे का प्रश्न देखते हैं थोड़ा। इसमें अन्य प्रश्न इस प्रकार है कि भारतीयों ने किन संकीर्ण धारणाओं को अपनाया। भारतीयों ने किन संकीर्ण धारणाओं को अपनाया। इसका उत्तर है कि भारतीयों ने जिन संकीर्ण धारणाओं को अपनाया वे थे महासागरों को पार न करना एवं मूर्ति पूजा की ओर कदम बढ़ाना। भारतीयों ने जिन संकीर्ण धारणाओं को अपनाया उसमें है कि भारत जो है महासागरों को पार नहीं करना चाहता और मूर्ति पूजा को उन्होंने दिया। अगला प्रश्न, नेहरू जी ने भारत की तलाश किन किन साधनों से करनी चाहिए। नेहरू जी ने भारत की तलाश किन किन साधनों से करनी चाहिए। नेहरू जी ने भारत की तलाश पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और प्राचीन सांस्कृतिक उपलब्धियों से करनी चाहिए। नेहरू जी ने भारत की तलाश पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और प्राचीन सांस्कृतिक उपलब्धियों से करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अनेक अध्ययन किए, अनेक जगह पे वे गए और उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया। नेहरू जी की स्मारकों, गुफाओं एवं इमारतों की ओर क्यों आकर्षित होते थे। नेहरू जी स्मारकों, गुफाओं एवं इमारतों की ओर क्यों आकर्षित होते थे। इस प्रश्न का उत्तर है कि नेहरू जी अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं, प्राचीन स्मारकों, आगरा एवं दिल्ली में बनी इमारतों की ओर इसलिए आकर्षित होते थे क्योंकि इनमें जो लगा एक एक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कहता प्रतीत होता था। मतलब कि ये नेहरू जी इन स्मारकों की ओर आकर्षित इसलिए हुए क्योंकि इनमें जो लगे हुए पत्थर थे एक एक पत्थर बोलते हुए से नज़र आते थे। भारत के तकनीकी कौशल में पिछड़ने से यूरोप की स्थिति कैसी हो गई। ये प्रश्न है कि भारत के तकनीकी कौशल में पिछड़ने से यूरोप की स्थिति कैसी हो गई। भारत के तकनीकी कौशल में पिछड़ने से यूरोप जो एक ज़माने से पिछड़ा हुआ था, अब तकनीकी के कारण तकनीकी की दृष्टि से भारत के काफ़ी आगे निकल चुका, विकास की दौड़ में काफ़ी आगे निकल चुका और नई तकनीक से इसका सैन्य बल काफ़ी शक्तिशाली हो गया। इससे पूरब तट पर अधिकार करना शुरू कर दिया। इसका सैन्य बल मजबूत हो गया और इसने पूरब की ओर अधिकार करना शुरू कर दिया और इनकी जो सैन्य शक्ति थी वह तकनीकी विकास के कारण बड़ी मजबूत हो गई। मानसिक सजगता की कमी ने संकीर्ण रूढ़िवादिता को किस प्रकार बढ़ावा दिया। इस प्रश्न का उत्तर है कि मानसिक रूप से जो संकीर्ण जागरूकता, भारतीयों की जो जागरूकता की कमी थी उसके कारण साहसिक कार्यों की जो लालसा है वह उसमें कमी आ गई और इसी परिस्थिति में भारतीयों के महासागरों को पार करने पर भी रोक लगा दिया गया और जो इस धारणा के कारण ये जो है संकीर्णता के दौर से गुजरने लगे, मानसिक संकीर्णता के दौर से, क्योंकि इनकी विचारधारा जो है वह संकीर्ण हो गई। ठीक है, अब इसके आगे का प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न है कि भारत के किसानों की क्या समस्याएं थीं। भारत की किसानों की प्रमुख समस्याएं क्या थी। आपने पाठ में पढ़ा है कि भारतीय किसानों के समक्ष कुछ समस्याएं थी जो प्रमुख थी उनके जीवन की। एक तो गरीबी, दूसरा कर्ज, उसके बाद शोषण, जमींदारों के द्वारा जो शोषण किया गया वो, और जमींदार महाजन, लगान, कर एवं पुलिस द्वारा किया गया अत्याचार।
ये सारे जो है इनके लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में इनके जीवन में स्थान ले चुके थे, और जिससे वे बहुत ही त्रस्त थे और उनका जीवन जो है जीना दूभर हो गया था। तो मुख्य समस्याएं कौन सी थी? गरीबी, कर्ज, शोषण, जमींदार, महाजन, लगान, कर एवं पुलिस द्वारा किया गया अत्याचार। आज बस इतना ही पढ़ते हैं, फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।